नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अक्सर किसान खेती के लिए पुरानी फसलों के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें फसलों की पैदावार कम मिलती है। अगर किसान नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज हम आपको विभिन्न फसलों की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। आजकल कृषि क्षेत्र में सतत नई खोज हो रही है। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की नई किस्मों को विकसित करने में लगे हैं। आज इन्हीं के द्वारा विकसित की गई कुछ किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके प्रयोग से आप पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR ने टमाटर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसके एक पौधे से 19 किलो टमाटर का उत्पादन हो रहा है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम अर्का रक्षक F है। अर्का रक्षक टमाटर पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणु की झुलसा और अंगेती अंगमारी रोग के प्रतिरोधी है। इसकी औसतन उपज क्षमता 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान केंद्र ने गेहूं की एक नई किस्म करण वंदना पेश की है। ये किस्म रोग प्रतिरोधी क्षमता के साथ साथ अधिक उपज देने वाली है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की ये किस्म उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। कई साल के अनुसंधान के बाद विकसित करण वंदना अधिक पैदावार देने के साथ गेहूं ब्लास्ट नामक बीमारी से भी लड़ने में सक्षम है। जहां गेहूं की अन्य किस्मों से औसत उपज 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है, वहीं करण वंदना से 64 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की पैदावार हासिल की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की HW 5207, HI 1612 और HI 8777 किस्मों का विकास किया है। इन किस्मों में प्रोटीन, लौह तत्व, तांबा और मैग्नीज भरपूर मात्रा में है। गेहूं की इस किस्मों में चपाती तो स्वादिष्ट बनती ही है, ये पास्ता और बिस्कुट बनाने के लिए भी उपयुक्त है। गेहूं की HW 5207 किस्म को पहाड़ी या इससे सटे स्थानों में लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम सिंचाई में भी इसकी भरपूर पैदावार होती है। ये लीफ रस्ट और स्टीम रस्ट प्रतिरोधी किस्म है। गेहूं की HI 8777 किस्म को वर्षा आधारित क्षेत्रों में समय से लगाया जा सकता है। यह किस्म लीफ रस्ट, करनाल बंट और फूट रूट प्रतिरोधी है। संस्थान ने उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए गेहूं की HI 1612 किस्म का विकास किया है। अच्छी पैदावार के लिए इसकी समय से बुआई करनी पड़ती है। सीमित सिंचाई में इसका औसत उत्पादन 37.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जा सकता है। इसमें भी लीफ ब्लास्ट और करनाल बंट प्रतिरोधक क्षमता है। आप भी इन किस्मों की खेती करके अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में गन्ने की खेती प्रमुख रूप से नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया जिले में की जाती है। और जो किसान भाई शरदकालीन गन्ने की बुवाई करना चाहते हैं, वह गन्ना से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुवाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं। आज हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है एवं विषम परिस्थितियों में भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके वजह से गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभकारी एवं सुरक्षित फसल मानी जाती है। अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, जिसमें से शीघ्र पकने वाली किस्म होती है को 0238, जिसे करण कहा जाता है। जो मध्यम प्रजाति होती है वो होती है
कोस से 01434 जिस क्षेत्र में अधिक जल भराव होता है उस क्षेत्र के लिए है UP 09530 और जो अन्य प्रजाति है वो है COJN 8600। अब हम बात करेंगे कि इसमें भूमि का चयन किस तरीके से किया जाता है। इस गन्ने की फसल उस खेतों में लगाई जाती है जिसकी मिट्टी मध्य से लेके भारी होती है एवं इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है जिसका जल निकास बहुत अच्छा हो एवं इसका pH तापमान 6.5 से 7.5 के बीच में हो। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि भूमि की तैयारी किस तरीके से की जाती है। एक गहरी जुताई करते हैं, फिर कल्टीवेटर या फिर देसी हल से 2-3 बार जुताई करके पाटा चला दिया जाता है जिसके वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, समतल हो जाती है एवं खरपतवार रहित हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। खाद और उर्वरक देते टाइम किसान भाइयों ये ध्यान में रखिए कि कभी भी जब आपको खाद उर्वरक देना हो तो वो आप अपने मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार ही करिए। और ध्यान रखिए किसान भाइयों कि आखिरी जुताई के टाइम 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला ले। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बीज चुनने के लिए हम रोग रहित, जो सड़े ना हो, जो स्वस्थ बीज हो उसको लेंगे और जो 8 माह या 8 माह से कम उम्र की हो। अब हम बात करेंगे कि बीज की मात्रा हम कितनी ले। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। जिस तरीके से सारी फसलों में बीज उपचार करना ज़रूरी है, जो कि हमें बीज जनित रोगों से बचाता है, उसी तरीके से गन्ने में भी हमें बीज उपचार करना ज़रूरी है। इसके लिए कार्बन डाइजीन को की 200 ग्राम की मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर गन्ने के टुकड़ों को 30 मिनट तक डुबो के रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी बुआई करेंगे। बुआई के लिए हमें लाइन की 2 लाइनें बनाएंगे। लाइन टू लाइन जो हम दूरी रखेंगे वो 90 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर गन्नों के टुकड़ों को आपस में मिला के बिछाने के बाद हम उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि गन्ने के अंकुरण से पहले खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बार हम अंधी गुड़ाई करें। अब हम बात करेंगे कि निंदाई गुड़ाई की। निंदाई गुड़ाई हम हमेशा एक सिंचाई के बाद, जो हर बार जो सिंचाई हो रही है उसके बाद निंदाई गुड़ाई करें, क्योंकि उस टाइम पे खरपतवार आ जाते हैं। और हम ध्यान दें कि ये जो निंदाई गुड़ाई है वो 100 दिन से पहले कंप्लीट हो जाए। सारी विज्ञान तकनीकों को ध्यान में रखते हुए आप इसकी खेती करेंगे तो बेशक आपको 1000 से 1500 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल को लगा देने मात्र से ही अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। इसके लिए फसल की अवस्था के अनुसार उसमें विभिन्न कार्यों को भी करना पड़ता है। अगर गेंदे की बात करें तो इस समय ये फसल बढ़वार की अवस्था में है, तो इसकी देखरेख आप किस प्रकार से करें, चलिए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। जिन किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा वो ऑब्वियसली सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए।
इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है, तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें PGR, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें। और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। कीड़े लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि उसकी पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स, उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचले सतह से रस को चूसता है, जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियाँ काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर इंडोसल्फान प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन M का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। इसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है खेताना जिला जबलपुर से महेश गुज्जर ने। आप फूलों से अगरबत्ती बनाने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो महेश गुज्जर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक युवक ने लाखों की नौकरी को छोड़कर स्वरोजगार की राह को चुना और आज वह लाखों की कमाई कर रहा है। यही नहीं,
इस युवक ने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। हम बात कर रहे हैं जिला ऊना के गगरेट क्षेत्र के एक छोटे से गांव भद्रकाली के युवा रविंद्र परासर की। रविंद्र परासर ने बीटेक और MBA की पढ़ाई की और उसके बाद गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने लगे। उन्हें नौकरी नहीं, अपने गांव में अपने लोगों के बीच कुछ करने की इच्छा थी, जिसके चलते 20 लाख के सालाना पैकेज को छोड़कर अपने गांव आ गए। यहां आकर मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से जैविक अगरबत्ती बनाने की योजना बनाई। एक कहानी फूलों की, उन पवित्र फूलों की जो मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से चढ़ाए जाते हैं। लोग तरह तरह की दुआएं मांगते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये देना, आप मुझे वो देना, और फूलों का दान देते हैं। भगवान को सजाते हैं, माता को सजाते हैं, पिंडियों को सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लेकिन बाद में उन फूलों का क्या होता है, ये एक बड़ी ही विचित्र तरह की कहानी है जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सत्य है। वो फूल मंदिर में चढ़ाए तो बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन बाद में फेंके जाते हैं नदियों में, नालों में, या फिर मिट्टी में दबाए जाते हैं। तो उन फूलों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए और प्रदूषण ना फैले उन फूलों से, इसलिए हमने युवान में ये पहल स्टार्ट करी। उन फूलों को प्रांगण में लाया जाता है, तरह तरह की इको फ्रेंडली प्रोसेसेस के थ्रू उनको ट्रीट किया जाता है और फिर जैविक अगरबत्ती बनाई जाती है। वो जैविक अगरबत्ती जो गांव की लेडीज़ हाथों से बनाती हैं और फूलों को बड़े ही अच्छे भाव से उनको ट्रीट करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, और वो जैविक अगरबत्ती एक खुशबूदार अगरबत्ती जो कि भगवान को दोबारा से अर्पित की जाती है। मंदिर के वे फूल जो बड़े ही निर्मम तरीके से इधर उधर फेंक दिए जाते थे, दोबारा से सुगंध फैलाते हैं उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं भगवान के घर में जहाँ से वो निकाले जा चुके होते हैं। डेवलपमेंट में हमें काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि अगरबत्ती अगर कोयले से बनानी होती या कोई और प्रोडक्ट्स तैयार करने होते तो इतना ही आसान, शायद बहुत ज़्यादा आसान होता, लेकिन युवान अगरबत्ती जो कि एक बिल्कुल ऑर्गेनिक बनानी थी और लोगों से हट के कुछ करना था, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि फूलों को कितना टाइम ड्राई करना है। एक प्रोसेस डेवलप करने में ही टाइम लगा। सेकेंडली, अगरबत्ती को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना एक अपने आप में एक चैलेंज था। तो जब हमारे पास सुबह सुबह फूल आते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादातर मंदिरों में आरती 5-5:15 बजे के आसपास हो जाती है, और हम नियर बाय एरिया से फ्लावर्स कलेक्शन करते हैं। मंदिरों के साथ हमारा तालमेल इस तरह से बन गया है कि वो फूलों को एक बहुत अच्छे कंटेनर में डाल के रखते हैं, सेग्रीगेट करके रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उन फूलों को हम फिर युवान प्रांगण में लेके आते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, उनके पेटल्स को अलग करते हैं, बड्स को अलग करते हैं। जो बड्स हैं वो भी खाद बनाने के काम आ जाते हैं या फिर और प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ जाते हैं, दिए और डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो। हमें जब ये प्रोडक्ट डेवलप किया, उसके बाद एक वर्ड ऑफ माउथ से ही इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ फैलती गई और लोग हमें अप्रोच करते गए, और अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन अचीव हो चुका है 1 ईयर के टाइम में ही, और वी आर अर्निंग प्रॉफिट एज वेल। लोगों को नहीं पता होता कि वो किस तरह की अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्पूरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। पीपल जितने श्रद्धा भाव से वो अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हैं, वो नहीं जानते कि उसमें क्या मिला होता है। तो हमने उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर अगरबत्ती कोयला से बनाई जाती है, उसमें सुगंध हर तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि लोगों को खुशबू बहुत अच्छी लगे और एकदम से नाक में लगे। लेकिन ज़्यादातर वो खुशबू अगर आपके इर्द गिर्द रहे, आपके एनवायरनमेंट रहे, हवा में रहे, और आप उस अगरबत्ती को इनहेल कर रहे हैं, देन दैट कैन कॉज यू मैनी डिसीजेज लाइक कैंसर। ये अगरबत्ती मंदिर के फूलों से बनी हुई है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, और ये जो अगरबत्ती है ये इतना धुआं क्रिएट नहीं करती जिस तरह से और अगरबत्ती क्रिएट करती है। रविंद्र परासर के अनुसार कोरोना काल में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही थी, उस काल में भी उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था। कोरोना काल में रविंद्र अपनी टीम के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए डटे हुए थे।
हालांकि ऑफलाइन मार्केटिंग कुछ समय के लिए बंद की, लेकिन अब हुए अनलॉक के बाद यही टीम फिर से सक्रिय हो गई है। धीरे धीरे स्थानीय दुकानों से ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।